हाय फ्रेंड्स, आयुर्वेदा आयुर्वेदा वॉरियर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर आशीष कुमार त्रिपाठी। आज इस सीरीज का तीसरा लेक्चर जो हम लोग रसशास्त्र और भेषज कल्पना लेक्चर सीरीज चला रहे हैं, उसका तीसरा लेक्चर लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ और इसका टाइटल है जीएमपी फॉर एएसयू ड्रग्स, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी ड्रग्स के रेफरेंस में स्पेशली इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे, सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के हिस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि औषधियों की बढ़ती मांग और अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ लोग निर्धारित मापदंडों के विपरीत औषधि निर्माण करने लग गए हैं। उन पर नियंत्रण करने के लिए हमारे देश में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 लागू किया गया, जिसके बारे में हमने लेक्चर फर्स्ट में जाना था। और जो फार्मेसीज हैं उनका स्तर निर्धारित करने की दृष्टि से गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जिसका अर्थ होता है, हिंदी अर्थ है अच्छी विनिर्माण पद्धति, का प्रावधान इस अधिनियम में जोड़ा गया है। यह प्रावधान औषधियों के स्तर को बढ़ाने के लिए किया गया है। जीएमपी के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए औषध का निर्माण करने पर गुणवत्ता युक्त औषधि प्राप्त होती है। यह अधिनियम या एक्ट ड्रग की क्वालिटी मतलब गुणवत्ता, सेफ्टी मतलब सुरक्षा और एफिकेसी मतलब प्रभावकारिता, क्यूएसई बहुत इंपॉर्टेंट तीनों टर्म है, क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी। तो ड्रग की क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी की दृष्टि से आयुर्वेद, सिद्धा और यूनानी औषध निर्माणशालाओं के लिए इसको बनाया गया है। और जैसा कि हमने ये भी पढ़ा था कि शेड्यूल एम में इंट्रोड्यूस किया गया था जीएमपी को 1988 में। तो जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 इन ईयर 1988 अंडर शेड्यूल एम। हमने वहां देखा भी था कि शेड्यूल एम में जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं उनसे रिलेटेड जीएमपी है। शेड्यूल एम वन में होम्योपैथी से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स वगैरह बताई गई। और लेकिन एएसयू ड्रग्स के लिए जो जीएमपी है वो शेड्यूल टी में उसको रखा गया है, इंट्रोड्यूस्ड सिंस 23 जून 2000। तो ये ध्यान रखना है, जीएमपी कब इंट्रोड्यूस हुई, 1988 में। और एएसयू ड्रग्स के लिए जीएमपी कब इंट्रोड्यूस की गई ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में, 2000 में। तो ईयर कम से कम ध्यान रखेंगे। और जो एएसयू ड्रग्स के लिए जीएमपी है वो किस शेड्यूल के अंतर्गत रखी गई, शेड्यूल टी में रखी गई है। जीएमपी सर्टिफिकेट लेने के लिए रूल 157(1)(a) के अनुसार प्लेन पेपर पर निर्माण की जो वर्तमान संसाधनों की स्थिति की सूचना होती है उसके साथ आवेदन अपेक्षित होता है। और उस आवेदन करने के 3 माह के पश्चात या 3 माह के भीतर जो ऑफिशियल्स होते हैं शेड्यूल टी के अनुसार अपेक्षाओं का अप्रूव करते हैं। उसका रिव्यू करने के बाद रूल 157(b) के फॉर्म 26(e)(1) के अकॉर्डिंग जीएमपी का सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये जो जीएमपी है वो रूल देती है किसके लिए, हैव बीन गिवन रेलिवेंट टू मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन को बनाने के लिए, एज वेल एज टू साइट ऑफ प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग का जो स्थान है उसको निर्धारित करने के लिए ये होता है। व्हाट इज जीएमपी? अगर हम लोग इसकी बात करें तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस इज वन दैट कंफर्म्स टू द गाइडलाइंस सेट बाय रेगुलेटरी एजेंसी। जो रेगुलेटरी एजेंसीज ने गाइडलाइंस दी हैं उसके अनुरूप काम करने को लिए नियमबद्ध है। दूसरा, टू कंट्रोल ऑथराइजेशन एंड लाइसेंसिंग फॉर प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तीसरा क्या है, टू एश्योर दैट द प्रोडक्ट्स आर ऑफ गुड क्वालिटी, सेफ एंड इफेक्टिव। क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी, तीनों बात हमने कही थी।
एंड डू नॉट पोज एनी रिस्क टू द कंज्यूमर और पब्लिक। तो कंज्यूमर या पब्लिक को कोई रिस्क न हो, इसके लिए भी जीएमपी को फॉलो करना जरूरी है। तो एक तरह से अगर हम कहें तो जीएमपी को सील ऑफ क्वालिटी फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बोल सकते हैं। क्वालिटी की एक मोहर है जीएमपी। अगर इसके ऑब्जेक्टिव्स देखा जाए तो जीएमपी आर डिस्क्राइब टू इंश्योर raw materials used in manufacture of drugs are authentic, prescribed quality and free from contamination। जो मेडिसिन बनाने के लिए रॉ मटेरियल है वो ऑथेंटिक है, प्रेस्क्राइब क्वालिटी का जैसे बोला गया है उस क्वालिटी का है, ग्राह्य लक्षणों से युक्त है, एंड फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन, कोई अपद्रव्य उसमें नहीं मिलाया गया है, ये निर्धारित करता है करना इसका ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है स्टैंडर्ड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो स्टैंडर्ड हो, एसओपी को फॉलो किया जाए, दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है। तीसरा है एडिक्वेट क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स और अडॉप्टेड, जो क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स हैं वो अडॉप्ट किए जा रहे हैं, इसको इंश्योर करना, ये जीएमपी के ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके अलावा एक्सेप्टेबल क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चर ड्रग्स फॉर सेल एंड डॉक्यूमेंटेशन। जो भी काम हो रहा है, दवाएं बन रही हैं या डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, रॉ मटेरियल आ रहा है, कितना यूज हो रहा है, हर चीज का स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, इसको भी इंश्योर करना जीएमपी का ऑब्जेक्टिव है। एक इंपॉर्टेंट बात है, आईएमसीसी एक्ट 1970 के अकॉर्डिंग जो भी वैद्य, हकीम या सिद्ध लोग दवा अपने पेशेंट के लिए बनाते हैं, उनको इस परव्यू से, जीएमपी के परव्यू से एग्जेम्प्ट किया गया है, उनको जीएमपी सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है अगर वो अपने पेशेंट्स के लिए ही दवा बना रहे हैं, सेल या डिस्ट्रीब्यूशन या मार्केटिंग के लिए दवा नहीं बना रहे हैं, तो उनको आईएमसीसी एक्ट 1970 इतनी छूट देता है। अब जीएमपी की बात करें अगर, तो जीएमपी को दो पार्ट में दिया गया है, जीएमपी पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इसके बारे में बताया गया है कि फैक्ट्री कैसी जगह पे होना चाहिए, उसकी बिल्डिंग्स कैसे होनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इसके जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो मेंशन किए गए हैं जीएमपी के पार्ट 1 में। पार्ट 2 में लिस्ट ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, उसके अंदर क्या क्या मशीनरी होनी चाहिए, इक्विपमेंट्स होने चाहिए, और एक चीज और इसमें बताई गई है कि स्पेस, किस काम के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड स्पेस कितना है, ये भी जीएमपी के पार्ट 2 में मेंशन किया गया है। अब हम लोग देखते हैं पार्ट 1, अगर फैक्ट्री प्रेमाइसेस की बात किया जाए तो इसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं ये हम देखना चाहते हैं। इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुड हैव एडिक्वेट स्पेस फॉर रिसीविंग एंड स्टोरिंग रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल को रिसीव करने के लिए स्पेस हो और उसको स्टोर करने के लिए स्पेस होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एरिया अलग से होना चाहिए जहां पे प्रोसेसिंग होगी। फिर प्रोडक्ट बनने के बाद क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन एक अलग होना चाहिए जिसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड जो टेस्ट हैं वो किए जाएंगे। फिर उसके बाद फिनिश्ड गुड स्टोर होना चाहिए, फाइनल जो प्रोडक्ट है उसको रखने के लिए एक हाउसवेयर एरिया होना चाहिए, एक अलग सेपरेटेड ऑफिस होना चाहिए, और रिजेक्टेड गुड एंड ड्रग स्टोर करने के लिए भी अलग से स्पेस होना चाहिए। इसके अलावा जो जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें क्या क्या आएगा पॉइंट, जनरल रिक्वायरमेंट में लोकेशन एंड सराउंडिंग, बिल्डिंग्स, वाटर सप्लाई, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, ये 4 पॉइंट याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीएमपी का क्वेश्चन हम लोग बीएमएस के लिए ये लेक्चर सीरीज कर रहे हैं, तो बीएमएस के एग्जाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन में भी जीएमपी आता है और इसको और थोड़ा डिटेल में रसाला से जोड़ के भी पूछा जाता है। तो जब रसाला वाला लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि जो चीजें जीएमपी में बताई गई हैं उसमें से बहुत सारी चीजें हमारे आचार्यों ने 12वीं 13वीं 14वीं शताब्दी से लेकर के 20वीं शताब्दी तक के जो रस आचार्य रहे हैं उन्होंने लगभग उससे मिलता जुलता डिस्क्रिप्शन कई जगह पे दिया हुआ है, उसको हम लोग कोरिलेट करने का प्रयास करेंगे रसाला के लेक्चर में। लेकिन यहाँ पे केवल हम जीएमपी के बारे में बात कर रहे हैं तो इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन ये पूछा जाता है,
रसशास्त्र में भी काम आ सकता है, भैषज कल्पना में भी आ सकता है, कहीं भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चंस को करने के लिए हमें कम से कम ये हेडिंग्स जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जनरल रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या पॉइंट आएंगे। लोकेशन एंड सराउंडिंग की जो फार्मेसी है उसकी लोकेशन कैसी होनी चाहिए, आसपास का एनवायरमेंट कैसा होना चाहिए, उसकी बिल्डिंग्स कैसी होनी चाहिए, वहाँ वाटर सप्लाई की क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए, और वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए क्या अरेंजमेंट होना चाहिए। ये सारी गाइडलाइंस जनरल रिक्वायरमेंट्स के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा अगर इसमें पहला देखें लोकेशन एंड सराउंडिंग्स, तो लोकेशन ऐसा होना चाहिए जहां पे कंटामिनेशन का चांस बहुत कम हो, कम से कम हो। कैसे कैसे कंटामिनेशन हो सकता है, जैसे ओपन सीवेज नहीं होना चाहिए आसपास, ड्रेन्स प्रॉपर होनी चाहिए, पब्लिक लेबोरेटरी ना हो, या कोई ऐसी फैक्ट्री ना हो जिससे कोई दुर्गंध आ रही है, धुआं आ रहा है, इस तरह का लोकेशन नहीं होना चाहिए। मीन्स साफ सुथरा इन्वायरमेंट होना चाहिए। दूसरा बिल्डिंग्स की अगर बात करें तो बिल्डिंग्स में हाइजेनिक कंडीशंस मेंटेन होनी चाहिए, लाइट और वेंटिलेशन की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, डैम्पनेस नहीं होना चाहिए, नमी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और द प्रेमाइसेस यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग will be in conformity with the provisions of the Factory Act। अब ये जो बिल्डिंग है ऐसी जगह लोकेटेड होनी चाहिए कि adequately provide with working space to allow orderly and logical placement of equipments। जो इक्विपमेंट्स हैं उनका एक फिक्स ऑर्डर होना चाहिए रखने का, और लॉजिकल होना चाहिए, मतलब किसी प्रोसेस में जो इंस्ट्रूमेंट पहले यूज हो रहा है वो कोशिश करना है एज पॉसिबल कि वो चीज पहले रखी हो, नेक्स्ट स्टेप का इंस्ट्रूमेंट उसके बाद रखा हो, तो एक लॉजिकल वे में इक्विपमेंट्स अरेंज होने चाहिए। डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ रोडेंट्स एंड इंसेक्ट। बिल्डिंग ऐसी बनी होनी चाहिए कि उसके अंदर कोई रोडेंट, रोडेंट मतलब चूहे, छछूंदर, ये सब रोडेंट्स में आते हैं, ये सारी चीजें या कीड़े मकोड़े ये नहीं आने चाहिए। दूसरा, इंटीरियर सरफेस और फ्लोर्स जो है वो स्मूथ हो और फ्री फ्रॉम क्रैक्स, किसी तरह का कोई क्रैक उसमें नहीं होना चाहिए। डिसइंफेक्शन और क्लीनिंग में आसानी रहे, तो जनरली लोग टाइल्स या मार्बल्स ये सब अगर लगे रहे तो ज़्यादा अच्छा है। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, सैनिटरी फिटिंग, इलेक्ट्रिकल फिक्चर्स होने चाहिए, फर्नेस और भट्टी सेक्शन अलग होना चाहिए, और उसकी जो छत है वो टीन सेट की बनी हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ अग्निकर्म होता है उसके अंदर। और फायर सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए अवेलेबल, क्योंकि आग का काम है तो कभी भी आग लगने का खतरा होता है, इसलिए फायर सेफ्टी मेजर्स वहाँ अवेलेबल होने चाहिए। वाटर सप्लाई की बात करें तो प्योर एंड पोर्टेबल क्वालिटी का वाटर होना चाहिए। एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ वाटर फॉर वॉशिंग द प्रीमाइसेस शैल बी मेड। तो प्रीमाइसेस को धोने के लिए उसमें एडिक्वेट प्रोविजन अवेलेबल होना चाहिए वाटर सप्लाई के लिए। वेस्ट डिस्पोजल की बात करें तो प्रोविजन शैल बी मेड फॉर द प्रॉपर एंड सेफ स्टोरेज ऑफ वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल को ऐसे ही नहीं फेंक देना है, उसका प्रॉपर और सेफ स्टोरेज करना है। एंड टॉक्सिक एंड फ्लेमेबल मटेरियल शैल बी स्टोर्ड इन सुटेबली डिजाइन एंड सेग्रीगेटेड इन क्लोज्ड एरिया। जो टॉक्सिक वेस्ट है या इनफ्लेमेबल वेस्ट है उनको जो है अलग से रखना है। एंड रिकॉर्ड शैल बी मेंटेन, जो वेस्ट है उनका भी रिकॉर्ड हमें मेंटेन रखना पड़ेगा कि क्या चीज कहां से गायब हुई। वेयर हाउसिंग एरिया की बात अगर करें तो वेयर हाउसिंग एरिया आपका एडिक्वेट एंड प्रॉपरली डिजाइन एंड अडॉप्टेड टू इंश्योर गुड स्टोरेज कंडीशंस। जो स्टोरेज कंडीशंस होता है, लाइट, वेंटिलेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी कंडीशंस वहां पे होनी चाहिए। एंड क्लीन, ड्राइड एंड मेंटेन विद इन एक्सेप्टेबल टेम्परेचर। तो हमेशा साफ रखना है, सूखा रखना है, मीन्स मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, डैम्पनेस नहीं होना चाहिए, और उनको मेंटेन रखना है जो भी एक्सेप्टेबल टेम्परेचर लिमिट आप बता रहे हैं उस मटेरियल के लिए, उसके अकॉर्डिंग। स्टोर्स अगर देखें तो स्टोर्स प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए और फ्री फ्रॉम डैम्पनेस, किसी तरह का डैम्पनेस उसमें नहीं, डैम्पनेस का मतलब नमी नहीं होना चाहिए। प्रोवाइड इंडिपेंडेंट एडिक्वेट स्पेस फॉर रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट। इसके लिए अलग अलग स्पेस और पर्याप्त मात्रा में स्पेस होना चाहिए, रॉ मटेरियल रखने के लिए, पैकेजिंग मटेरियल रखने के लिए और फिनिश प्रोडक्ट को रखने के लिए, ये अलग अलग जगह व्यवस्था होनी चाहिए। और रॉ मटेरियल्स की बात करें
तो इनको अप्रोप्रिएट कंटेनर में रखना क्यों जरूरी है? टू प्रोटेक्ट द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, उन रॉ मटेरियल की क्वालिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और टू प्रिवेंट फ्रॉम डैमेज, डैम्पनेस एंड कंटामिनेशन। तो एक तरह से उसकी क्वालिटी को एज इट इज मेंटेन रखने के लिए आपको अप्रोप्रिएट कंटेनर में रॉ मटेरियल्स रखने चाहिए, और प्रॉपर इनक्लोजर ऑफ रॉ मटेरियल बाई सुटेबल कैबिनेशन, कैबिनेशन से उसको क्लोज करना है। और एक जो कैबिनेशन तरीका होता है कि रॉ मटेरियल अलग अलग रखना है और सुटेबल, जैसे मेटेलिक ओरिजिन्स का है या फिर मेटेलिक्स ओरिजिन का है, या फिर मिनरल्स, मिनरल ओरिजिन का है, एनिमल सोर्स से है, फ्रेश है, ड्राई है, वोलाटाइल है, परफ्यूम है, प्लांट एक्सट्रैक्ट है, रेजिन है, उसके हिसाब से कैबिनेशन करना है हमें रॉ मटेरियल के हिसाब से। एंड कंटेनर शुड बी लेबल्ड विद नेम, सोर्स ऑफ सप्लाई एंड ऑल्सो स्टेट द स्टेटस। तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है रॉ मटेरियल पे। एक तो नेम होना चाहिए उनमें, दूसरा सोर्स ऑफ सप्लाई होना चाहिए कि आया कहां से है, और तीसरा उसका करंट स्टेटस क्या है, अंडर टेस्ट है, अप्रूव्ड है या रिजेक्टेड है। क्योंकि रॉ मटेरियल अगर फार्मेसी में आता है तो उसको पहले चेक किया जाता है उसके सारे जो डिजायर्ड क्वालिटी है उनमें है या नहीं है। अगर है तो उसको अप्रूव में रखते हैं, अगर नहीं है तो उसको रिजेक्टेड में रखते हैं। तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली जो कंडीशन है, स्टेटस है, उसका स्टेटस लेबलिंग में होना चाहिए कि अंडर टेस्ट है या अप्रूव्ड है या रिजेक्टेड है। प्रोसीजर ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट शुड बी अडॉप्टेड। इसका मतलब ये होता है कि जो रॉ मटेरियल पहले आया है उसको पहले यूज कर लेना है, जो रॉ मटेरियल बाद में आया है उसको बाद में। ये नहीं कि जो बाद में आया है उसको पहले यूज कर लिया और पुराना वाला पड़ा ही रह गया, तो ऐसा नहीं करना है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का जो प्रोसीजर होता है उसको हमें यहाँ पे फॉलो करना होगा फार्मेसी में, जीएमपी के अंतर्गत। पैकेजिंग मटेरियल्स की बात करें तो ऑल पैकेजिंग मटेरियल्स सच एज बॉटल्स, जार्स, कैप्सूल्स एक्सेट्रा शैल बी स्टोर्ड प्रॉपर्ली एंड ऑल कंटेनर्स एंड क्लोजर्स शैल बी एडिक्वेटली क्लीन एंड ड्राइड बिफोर पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को पैकिंग से पहले जो है, जो कंटेनर्स हैं और क्लोजर्स हैं उनको कायदे से साफ करके अच्छे से और सुखा के तभी यूज करना है। फिनिश गुड स्टोर की बात करें तो इनके लिए एक क्वारंटाइन सेक्शन होता है, और फिनिश गुड ट्रांसफर फ्रॉम प्रोडक्शन एरिया आफ्टर प्रॉपर पैकेजिंग। प्रोडक्शन एरिया से पैकेजिंग के बाद ही ट्रांसफर होते हैं और उनको एक अलग एरिया में रख देते हैं जो जिसको क्वारंटाइन बोलते हैं। और आफ्टर चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फिनिश्ड गुड्स with reference to its packing and labeling as well as finished product quality as prescribed, then it will be moved to approved finished good stock area। मीन्स प्रोडक्शन एरिया से पहले क्वारंटीन में रखते हैं, उसके बाद उसकी चेकिंग होगी कि हर चीज सही है या नहीं, उसके बाद उसको अप्रूव्ड फिनिश्ड गुड स्टॉक एरिया में रख देते हैं। प्रोडक्शन एरिया की बात करें अगर तो प्रोडक्शन एरिया डिजाइन टू अलाउ द प्रोडक्शन प्रेफरेबली इन यूनिफ्लो एंड विथ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। यूनिफ्लो मतलब कि हम कोशिश करते हैं कि रिवर्स कम से कम हो प्रोसेसिंग के दौरान। प्रोसेसिंग के दौरान कोई अगर मटेरियल रॉ मटेरियल स्टार्ट हुआ तो स्टेप बाय स्टेप वो आगे ही चला जाए, वो वापस ना आए। तो यूनिट फ्लो मेंटेन रखते हैं विद लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। जैसा हमें ऑपरेशन है वो लॉजिकल होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अरेंज होना चाहिए, इक्विपमेंट्स उसी के अकॉर्डिंग लगने चाहिए। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग एरिया शैल प्रोवाइड एडिक्वेट स्पेस फॉर ऑर्डरली प्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स। पाइप वर्क, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, वेंटिलेशन सच बी डिजाइन फिक्स कंस्ट्रक्टेड टू अवॉइड अकोमुलेशन ऑफ डस्ट। ऐसा होना चाहिए सारा अरेंजमेंट कि अकोमुलेशन ना हो डस्ट का, या कम से कम हो डस्ट का एक्यूमुलेशन कम से कम हो। जैसे इलेक्ट्रिकल फिटिंग यहाँ पे आई है तो इलेक्ट्रिकल फिटिंग का मतलब ये होता है जो पाइपलाइंस हैं या इलेक्ट्रिक जो फिटिंग होती है वो दीवार के बाहर बाहर अगर कर रहे हैं तो उस पर डस्ट डिपॉजिट होने का चांस ज्यादा होता है। तो अगर वो अंडर वॉल रहे तो ज्यादा अच्छा होता है, या अंडरग्राउंड रहे तो ज्यादा कम चांस ही नहीं है।
डस्टिंग का। और सर्विस लाइन सेल प्रेफरेबली बी आइडेंटिफाइड बाय कलर्स एंड द नेचर ऑफ द सप्लाई। जो सर्विस लाइंस होती हैं अगर कलर डिफरेंट कलर्स की हो जिससे कलर से उसको पहचाना जा सके, ऐसा हो तो ज्यादा अच्छा है। एंसिलरी एरिया में क्या होता है, रेस्ट एंड रिफ्रेशमेंट रूम्स प्रॉपरली होने चाहिए, फैसिलिटीज वहाँ हो चेंजिंग और स्टोरिंग क्लॉथ को स्टोर करने के लिए और वॉशिंग के लिए, और टॉयलेट पर्पज से भी ये सारा एरिया अलग से मेंटेन किया जाना चाहिए। मेंटेनेंस वर्कशॉप shall be separate and अवे फ्रॉम द प्रोडक्शन एरिया से दूर होना चाहिए। टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो डिसइंफेक्टेंट कर लेने चाहिए यूज करने से पहले। क्वालिटी कंट्रोल एरिया की बात करें तो क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन एडुकेट एरिया फॉर क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन होना चाहिए, सेपरेट एक्सपर्ट्स होने चाहिए उसके, और मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन होना चाहिए, और samples of finished product of each batch will be kept for till the expiry date of product। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक उस प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट खत्म ना हो जाए तब तक उस बैच के सैंपल्स को रखना अनिवार्य है। क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन विल हैव अ मिनिमम ऑफ एक्सपर्ट्स इन एएसयू मेडिसिन का एक्सपर्ट होना चाहिए, दूसरा बोटेनिस्ट होना चाहिए, तीसरा केमिस्ट होना चाहिए, चौथा माइक्रोबायोलॉजिस्ट होना चाहिए। ये चार लोग कम से कम जरूर होने चाहिए क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन में। इसको हम लोग ABCM से याद रख सकते हैं, एएसयू एक्सपर्ट, बोटेनिस्ट, केमिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट। क्वालिटी कंट्रोल लैब इंडिपेंडेंट होनी चाहिए प्रोडक्शन एरिया से, और सेपरेट सेक्शंस उसमें होने चाहिए, फार्माकोग्नोस्टिकल एनालिसिस के लिए जो बोटेनिस्ट करेगा, केमिकल एनालिसिस के लिए जो केमिस्ट करेगा, और माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस के लिए जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट करेगा। और सेपरेट रूम विद एडुकेट एरिया फॉर सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट एम्प्लॉयड फॉर एनालिसिस मस्ट बी देयर। पर्सनल्स की बात करें अगर, तो मैन्युफैक्चर एंड टेस्टिंग सेल बी कंडक्टेड अंडर डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टेक्निकल स्टाफ। रिटन ड्यूटीज ऑफ टेक्निकल एंड क्वालिटी कंट्रोल सेल बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। जो ड्यूटी रिटन ड्यूटी होगी, जो शेड्यूल बना है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ऑल पर्सनल इन प्रोडक्शन एरिया और क्वालिटी कंट्रोल लैब shall be provided with regular in service training। Health, clothing, sanitation and hygiene of workers must be maintained। Manufacturing operations and controls, manufacturing operations shall be carried out under supervision of technical staff approved by licensing authority। licensing authority जिस टेक्निकल स्टाफ को अप्रूव किए उसके सुपरविजन में मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस होने चाहिए, और जो क्रिटिकल स्टेप्स हैं वो ट्रेन पर्सनल को ही करना चाहिए हर प्रोसेस में। जो क्रिटिकल स्टेप्स हैं, जो वेसल्स और कंटेनर्स हैं वो प्रॉपरली लेबल्ड होने चाहिए, एंड प्रिकॉशंस नीड टू बी टेकन अगेंस्ट मिक्सअप एंड क्रॉस कंटामिनेशन। मिक्सिंग या क्रॉस कंटामिनेशन ना होने पाए इसके लिए पूरी सावधानी हमें बरतनी चाहिए। सैनिटेशन इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रेमाइसेस, manufacturing premises shall be cleaned and maintained in an orderly manner। Routine sanitation programs shall be drawn up and observed and recorded, which shall indicate specific area to be cleaned and cleaning intervals, cleaning procedure to be followed। इक्विपमेंट्स की बात अगर करें तो अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल इक्विपमेंट इधर मैनुअली, सेमी ऑटोमेटिकली या ऑटोमेटिकली होना चाहिए, एंड इंक्लूड मशीन्स फॉर ग्राइंडिंग, बॉइलिंग, बर्निंग। जो भी प्रोसीजर्स हैं इनकी मशीन्स इक्विपमेंट्स में होने चाहिए। एडुकेट स्पेस होना चाहिए दो मशीन्स के बीच में। प्रॉपर इंस्टॉल्ड एंड मेंटेन्ड विद प्रॉपर क्लीनिंग, और प्रॉपर एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर जो क्लीनिंग, मेंटेनिंग और परफॉर्मेंस का है वो होना चाहिए वहां पे। डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू डिफाइन द स्पेसिफिकेशन फॉर ऑल मटेरियल, मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर एंड कंट्रोल। जो भी मटेरियल्स हैं उसके सारे स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए, जो प्रोसेसिंग है उसका स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड्स होने चाहिए और डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, और मास्टर फार्मूले एंड डिटेल ऑपरेटिंग प्रोसीजर शैल आल्सो बी अवेलेबल इन अ
हार्ड कॉपी। जो रिकॉर्ड्स है मास्टर फार्मूले रिकॉर्ड होना चाहिए। There shall be master formula record relating to all manufacturing procedures for each ASU product and batch size to be manufactured, and product reference code relating to its specification with its name. The patent or proprietary name, generic name, dosage form, strength, composition, batch size need to be maintained under the master formula record. एंड पैकेजिंग रिकॉर्ड्स की बात करें, देयर शैल बी ऑथराइज्ड पैकेजिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच एएसयू प्रोडक्ट्स, पैक साइज एंड टाइप। बैच पैकेजिंग रिकॉर्ड्स शैल बी केप्ट फॉर ईच बैच और पार्ट बैच प्रोसेस designed to avoid transcription error. Before any packaging, the equipment and the workstations are must be cleared from previous used products documentation materials. इसी तरह से बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड्स must be maintained. Standard operating procedure of each must be there, like receipt of material for sampling, for batch numbering, testing, record of analysis. These all should be maintained under standard operating procedure, and distribution records must be there for prompt and recall of the batch, and it kept until the done date of expiry of the batch. जब तक उस बैच की डेट ऑफ एक्सपायरी ना हो जाए तब तक डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स रखना जरूरी है, एंड सम केसेस अप टू 5 ईयर ऑफ एग्जॉस्टिंग ऑफ स्टॉक। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि स्टॉक आपके खत्म होने के 5 साल बाद तक डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स होना चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट होता है अगर स्पेशली आपको रिकॉल करना हो अपने प्रोडक्ट को। लेबल्स एंड अदर प्रिंटेड मटेरियल की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या चीज है, लेबलिंग जब तक नहीं रहेगी आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, खासतौर से जो उसमें वर्कर्स काम करते हैं। और जो लेबल होते हैं वो ब्राइट कलर में होने चाहिए, कलर कोडेड लेबल्स हो तो सबसे अच्छा है। सैंपल्स शुड बी टेस्टेड, अप्रूव्ड एंड रिलीज प्रियर टू लेबलिंग। रिकॉर्ड्स ऑफ रिसीट्स should be maintained. Unused, coded and damaged label and packaging material shall be destroyed. क्वालिटी एश्योरेंस में जीएमपी, जीएलपी, जीसीपी गाइडलाइंस को फॉलो करना है, एंड अकॉर्डिंग टू एएसयू बुक्स जो प्रोडक्ट्स होते हैं आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी के, वो जो अथॉरिटेटिव बुक्स ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल 1 में दिए गए हैं, उन्हीं अथॉरिटेटिव बुक्स के फॉर्मूले के बेसिस पे या फार्माकोपिया के बेसिस पे होना चाहिए, एंड सर्टिफाइड बाय ऑथराइज्ड पर्सन बिफोर रिलीजिंग एएसयू प्रोडक्ट्स फॉर सेल इज मस्ट। सेल्फ इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी ऑडिट की बात करेंगे टू इम्प्रूव ऑल और पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरर कंस्टिट्यूट द टीम ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सपीरियंस क्वालिफाइड पर्संस फ्रॉम विद इन और आउटसाइड द कंपनी। जो मैन्युफैक्चरर है या तो कंपनी के अंदर से, कंपनी के बाहर से, जो भी एक्सपीरियंस क्वालिफाइड और इंडिपेंडेंट पर्सन है उनकी टीम बना के सेल्फ इंस्पेक्शन करवाता है। और क्यों करवाया जाता है, टू डिटेक्ट शॉर्ट कमिंग इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएमपी। जीएमपी इंप्लीमेंट होने में क्या क्या कमियां रह गई ये पता चल जाए। टू ऑडिट ऑब्जेक्टिवली द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेथोडोलॉजी एंड प्रोसीजर्स इवॉल्व। टू रिकमेंड corrective actions with effective follow-up program, and product recalls or repeated rejection occur or inspection by the licensing authorities, it is announced. क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में अगर देखें हम तो कंट्रोल लैब होना चाहिए, रेफरेंस सैंपल्स को रखना चाहिए, एसओपी इन्वायरमेंटल कंडीशंस को लेकर के भी मेंटेन करना जरूरी है कि, और ऑथराइज एंड डेटेड स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए मटेरियल, प्रोडक्ट, रिएजेंट, सॉल्वेंट जो भी हैं सबके लिए। एंड रेफरेंस सैंपल विल बी एट लीस्ट ट्वाइस क्वांटिटी, जितना आपको टेस्टिंग के लिए जरूरत होता है उससे 2 गुना कम से कम मटेरियल होना चाहिए। एंड केप्ट फॉर 3 मंथ आफ्टर द डेट ऑफ एक्सपायरी, जब तक एक्सपायरी की डेट है उससे 3 महीने बाद तक वो रेफरेंस सैंपल को रखना चाहिए। ये था जीएमपी पार्ट 1। जीएमपी पार्ट 2 में जैसा कि बताया गया कि मिनिमम स्पेस एरिया भी बताया गया है। तो मिनिमम स्पेस क्या चीज बना है, कैटेगरी ऑफ मेडिसिन है, उसके लिए मिनिमम स्पेस कितना चाहिए और क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, यही चीजें बताई गई हैं जीएमपी पार्ट 2 में।
अंजन, चूर्ण, पील्स, ऑइंटमेंट, पाक, औले, इनके लिए कूपी पक्व, काजल, कैप्सूल, पानक, आसावरिष्ठ, सुरा, अर्क, तेल, आश्योतन, इस तरह से ये सारी चीजें बताई गई। किसके लिए मिनिमम कितना स्पेस चाहिए, तो इसको हम लोग ध्यान में ये रखते हैं कि 50 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए आपको क्वारंटीन सेक्शन के लिए या ऑब्जर्वेशन के लिए, रिजेक्टेड गुड स्टोर के लिए और वॉशिंग एरिया के लिए। ये तीन याद कर लेते हैं, 50 स्क्वायर फीट का चाहिए। 100 स्क्वायर फीट एरिया आपको चाहिए पिस्टी ग्राइंडिंग एरिया के लिए, पील बटी टैबलेट के लिए या ऑफिस के लिए, 100 स्क्वायर फीट। 150 स्क्वायर फीट चाहिए आपको कूपी पक को छार परपटी लवण सत्व के लिए, क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन के लिए 150 स्क्वायर फीट और फिनिश गुड स्टोर के लिए 150 स्क्वायर फीट का एरिया मिनिमम रिक्वायर्ड है। इसी तरह से रिसीविंग एंड स्टोरिंग रॉ मटेरियल 200 स्क्वायर फीट मिनिमम रिक्वायरमेंट, पाउडरिंग ऑफ रॉ मटेरियल लिए 200 स्क्वायर फीट एंड भट्टी एंड पुट एरिया के लिए भी 200 स्क्वायर फीट का एरिया रिक्वायर्ड है मिनिमम। टोटल 1500 स्क्वायर फीट एरिया रिक्वायर्ड होता है इसके लिए। इसके बाद इसमें लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड इक्विपमेंट्स हैं अलग अलग सेक्शन के लिए कि केमिस्ट्री सेक्शन में कौन कौन से इक्विपमेंट होने चाहिए, फार्माकोग्नोसिस सेक्शन में कौन कौन से इक्विपमेंट होने चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन में कौन कौन से इक्विपमेंट्स होने चाहिए, उसकी लिस्ट दी गई है। फिर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रस औषधि, रस औषधि के लिए 1500 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए और वो कास्ट औषधि वाले जो फॉर्मुलेशन का प्रोडक्शन हो रहा है उस एरिया से अलग होना चाहिए। इसमें ये इस तरह से डिवीजन किया गया है कि किस प्रोसीजर के लिए कितना मिनिमम स्क्वायर एरिया स्क्वायर फीट का चाहिए, ये सब बताया गया है। उसके बाद जो प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल के लिए आपके पास रजिस्टर होना चाहिए और उसको मेंटेन करना है हर क्रम। जैसे शोधन के लिए रजिस्टर बनाया है, उसमें क्या क्या पॉइंट होने चाहिए, सीरियल नंबर, बैच नंबर, साइज, डेट, टाइम, नेम ऑफ रॉ मटेरियल, क्वांटिटी ऑफ द्रव्य, बुक रेफरेंस हो, मेथडोलॉजी हो। इसी तरह भावना पुट के लिए अलग अलग और ग्राइंडिंग के लिए, पैकिंग के लिए अलग अलग रजिस्टर हर प्रोसेस के लिए होना चाहिए और वो मेंटेन होना चाहिए। इसके लिए कैटेगरी ऑफ मेडिसिन मिनिमम स्पेस इसमें बताया गया है। तो इस तरह से एक बहुत छोटा सा इंट्रोडक्टरी ओवरव्यू है जीएमपी के ऊपर। अभी हम लोग जीएमपी के बारे में फिर से एक बार बात करेंगे जब रसशाला पढ़ेंगे। रसशास्त्र में जब रसशाला का लेक्चर होगा तो वहां हम लोग कंपेयर करेंगे कि जो चीजें जीएमपी में कही गई हैं उससे कुछ रिलेटेड आचार्यों ने रसशाला के संदर्भ में कहा है, बहुत अच्छे संदर्भ है वहां पे, वो उस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। और इस लेक्चर के लिए